हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 11th क्लास के NCERT एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 6 पे हैं इस टाइम पर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। हमने नागर शैली के मंदिरों के बारे में समझना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने कल नागर शैली के कुछ और गुणों को, यानी कि उसमें आने वाली वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स, किसके आधार पर, शिखर के प्रकारों के आधार पर हमने कल सीखे। जैसे कि उसमें लतीना प्रकार, उसमें फमसाना प्रकार और उसमें वल्लभी प्रकार, ये प्रकार हमने कल सीखे। आज हम आगे इसके साथ साथ हमने सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स के विषय में भी समझा। हमने खजुराहो के मंदिरों के बारे में समझा, जिसमें लक्ष्मण टेम्पल और कंदरिया महादेव टेम्पल के विषय में डिस्कशन हुई। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्षेत्र के हिसाब से जब नागर शैली को बांट रहे हैं, तो हम अब वेस्ट इंडिया की बात करने जा रहे हैं। आज भी हम बहुत से नए गुणों को डिटेल में सीखने वाले हैं। देखिए, जब हम वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह के किताब में लिखा गया है, उसके कुछ क्षेत्र कवर किए गए हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, और स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ वेस्टर्न मध्य प्रदेश भी। तो गुजरात, राजस्थान और स्टाइल के हिसाब से वेस्टर्न मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आज हम इस क्षेत्र में कवर करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर आपको मिलते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर पाना मुमकिन नहीं है, ऐसा किताब कहती है। वही मैंने आपको हिंदी में कह के बता दिया, मैंने लिखा नहीं। लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉमन हैं, उनके बारे में ज़रूर जिक्र है। जैसे कि स्टोन जो है, उसकी अलग अलग रेंज यहाँ पर यूज़ हुई है, और वो रेंजेस, वो वेरिएशंस हैं कलर के बेसिस पर और टाइप के बेसिस पर। ओके, तो स्टोन जो है वो रेंजेस उसकी हैं कलर और टाइप के हिसाब से। जैसे कि कॉमन मैनर में जो यूज़ हुआ है वो तो सैंडस्टोन यूज़ हुआ है, और मैंने बताया था कि नागर शैली में सैंडस्टोन का इस्तेमाल बहुत है। इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल हमने पढ़े उनमें तो सैंडस्टोन ही मेनली डोमिनेट करता था, तो सैंडस्टोन कॉमन ही रहेगा। अब हम जब वेस्ट इंडिया के स्टाइल्स को पढ़ने जा रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश के मंदिरों को, और इसके साथ यूज़ होगा ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट, ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट। ओके, इसका यूज़ बहुत बड़े स्तर पर होगा सैंडस्टोन के साथ साथ। तो सैंडस्टोन और ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट, ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट का मेनली यूज़ स्कल्पचर्स बनाने में होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ जिस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है वो है सॉफ्ट वाइट मार्बल। सॉफ्ट वाइट मार्बल, इस पे काम करना आसान रहता है, इनके कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट रहता है। ओके, और इसका इस्तेमाल हमें कहाँ मिलेगा? जब हम जैन टेम्पल्स की बात करते हैं, माउंट आबू, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर माउंट आबू, और वहाँ के जब हम जैन मंदिरों की बात करते हैं, यानी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर। क्योंकि इसके बारे में आज मैं डिटेल में नहीं लूँगा, उसका रीज़न चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जा करके आपको, जब हम द्रविड़ शैली के भी मंदिरों को समझ लेंगे, आपको बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चरल टेम्पल्स और स्टाइल का टॉपिक है इस बुक के अंदर, तब हम जैन टेम्पल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मार्बल का भी इस्तेमाल हुआ है माउंट आबू के मंदिरों में, जो कि जैन मंदिर हैं, और समय है 10 से 12 सेंचुरी। जब मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कि सैंडस्टोन का कॉमन मैनर में यूज़ हुआ है और ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ भी 10वीं से 12वीं सदी की ही बात कर रहे हैं, 10 to 12 सेंचुरी कॉमन एरा की ही बात कर रहे हैं। तो 10 to 12 सेंचुरी कॉमन एरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू में इस्तेमाल हुआ मार्बल, और इसके बाद 15 सेंचुरी के रणकपुर के मंदिरों में इस्तेमाल हुआ है मार्बल। रणकपुर के भी मंदिर महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा है, अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन द रीजन इज सामलाजी। जो भी इस क्षेत्र की आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण एक साइट है, वो है सामलाजी। सामलाजी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसे श्यामलाजी या श्यामलाजी भी कहते हैं। तो श्यामलाजी यानी कि सीधे सीधे इसका संबंध विष्णु से है, श्याम। ओके, तो सामलाजी यानी कि श्यामलाजी या श्यामलाजी। So among the most important art historical sites in the region is Shamlaji in Gujarat, which shows how earlier artistic traditions of the region mixed with the post-Gupta style and gave rise to distinct style of sculpture.
जब हम श्यामला जी के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ से जो हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, उन स्कल्पचर्स को देख करके ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट कर रहे जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का और स्कल्पचर्स का, उसके साथ धीरे धीरे जो पोस्ट गुप्ता या लेटर गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल स्टाइल है वो मिक्स हुआ। यानी कि एक तो यहाँ का अपना रीजनल स्टाइल है और समय के साथ साथ गुप्ता पीरियड का पोस्ट गुप्ता वर्जन के या लेटर गुप्ता वर्जन के जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है वो स्प्रेड हुआ और वो इस क्षेत्र में भी आ करके यहाँ के रीजनल स्टाइल के साथ मिक्स हुआ, जिसकी वजह से एक डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल आपको मिलता है। ओके, और श्यामला जी में उसी डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल के स्कल्पचर्स विकसित होते हैं। श्यामला जी के इम्पॉर्टेंट सेंटर है, वो अभी समझ में आ जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स मेड ऑफ ग्रे शिस्ट। देखिए, शिस्ट एक पत्थर होता है, ये इसका मतलब ही होता है, ये एक लातिन और ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिज, यानी कि टू स्प्लिट, जो कि स्प्लिट होता रहता है लेयर्स। जिन जिन पट्टियों में ये पाया जाता है उन पट्टियों से तुरंत टूट करके निकाल लिया जाता है। ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ओके, देखिए 3 तरह की चट्टानें होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों का ही जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यानी कि दोनों में ही जब रूपांतरण हो जाता है तो ये बन जाता है, दोनों से बन सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि शिस्ट सिर्फ और सिर्फ इग्नियस रॉक के मेटामॉर्फोसिस से जन्म लेता है, बिल्कुल नहीं। वो सैंडस्टोन के वो सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फोसिस से भी जन्म ले सकता है। तो दोनों ही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फोसिस से जन्म होता है शिस्ट का, और शिस्ट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है इस क्षेत्र के स्कल्पचर्स बनाने में। इस बात का हमें ख्याल रखना है। ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स मेड ऑफ ग्रे शिस्ट, जो कि 6th से 8th सेंचुरी कॉमन एरा के हैं, जो हमें इस क्षेत्र के श्यामला जी के क्षेत्र से मिलते हैं और दूसरे क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनसे ये प्रमाणित है कि वो श्यामला जी में ही बने होंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, ये ग्रे शिस्ट के बने हुए हैं 6 से 8th सेंचुरी कॉमन एरा के। और इनकी जो पैट्रोनेज है कि किन्होंने इनका निर्माण कराया वो तो डिबेटेड है, लेकिन इनके स्टाइल को देखते हुए इनकी डेट निर्धारित कर दी गई है और वही यहाँ पर लिखी है 6 to 8th सेंचुरी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए फिर से मैं ये बता दूं, सारा दोबारा से पढ़ दूं। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन द रीजन इज श्यामला जी। हम वेस्ट इंडिया के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो स्टोन है उसकी रेंजेस हैं, किस हिसाब से हैं, कलर के हिसाब से रेंज है, टाइप के हिसाब से रेंज है। कलर के हिसाब से रेंज हमने देख लिया, ग्रे से ब्लैक तक का बसाल्ट इस्तेमाल हुआ है। टाइप के हिसाब से हमने देख लिया, सैंडस्टोन भी इस्तेमाल हुआ है, बसाल्ट भी इस्तेमाल हुआ है और मार्बल भी इस्तेमाल हुआ है। और हमने मार्बल का उदाहरण माउंट आबू के जैन टेम्पल्स, और जो कि 10वीं से 12वीं 10 से 12 सेंचुरी की बात हुई, और रणकपुर के मंदिर जो कि 15 सेंचुरी की बात हुई। अब हम इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंट साइट्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स इन द रीजन इज द श्यामला जी, दैट इज द श्यामला जी इन गुजरात, which shows how earlier artistic traditions of the region mixed with the post-Gupta style and gave rise to a distinct style of sculpture. A large number of sculptures made of grey schist, that is of 6th to 8th century common era. Patronage is debated. The date is established on the basis of style. डेट इस्टेब्लिश हो गई है स्टाइल के बेसिस पर। श्यामला जी का जिक्र थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, श्यामला जी इज़ अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब आपसे कोई पूछे कि श्यामला जी कहाँ है, ये गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जो अरावली डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, ये वहाँ पर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात में है अरावली डिस्ट्रिक्ट। अमूमन लोग क्योंकि अरावली को केवल राजस्थान से जोड़ करके ही देखते हैं, गुजरात से संबंध जोड़ नहीं पाते हैं, यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। इट इज़ द अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और हम श्यामला जी की बात गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहे हैं। सो श्यामला जी मेजर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। श्यामला जी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु। तो श्यामला जी मंदिर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो विष्णु को डेडिकेटेड है। और विष्णु किस रूप में है वहाँ पर? इट इज़ द गदाधर श्यामला जी। विष्णु को वहाँ पर क्या क्या पुकारते हैं हम? गदाधर श्यामला जी। ओके, चलिए। परहैप्स सो मेजर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात।
Shamla Ji temple is dedicated to Vishnu, perhaps started in the 11th century in Chalukya style. That is Maru Gurjara style. That is Solanki style. तो हमारे सामने एक नया स्टाइल आ गया। ध्यान रखें, मैंने चालुक्य नहीं बोला, वो वेंगी के चालुक्य, वो वातापी के चालुक्य, वो कल्याणी के चालुक्य, मैंने उनकी बात नहीं की। मैंने क्या कहा? चौलुक्य। चौलुक्य मैं अभी बताऊंगा इन चौलुक्यों के बारे में। ये बात गुजरात की हो रही है, ठीक है, ये बात कर्नाटका की नहीं हो रही। हम कल्याणी के चालुक्य या वातापी या बादामी के चालुक्य जिन्हें कहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। हम ईस्ट में वेंगी के चालुक्यों की बात नहीं कर रहे, हम तो चौलुक्यों की बात कर रहे हैं, जो कि सोलंकी भी कहलाए हैं। घबराएं नहीं, कई बारी किताब में हम कुछ चीज़ों को अज्यूम सा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इसके विषय में मैं अभी डिटेल में बताने ही वाला हूं। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो विष्णु टेम्पल्स हैं, ये जो विष्णु टेम्पल यहाँ पे शामला जी में पाया जाता है, ऐसा माना गया है कि इसकी जो शुरुआत है वो 11th सेंचुरी में हुई और चालुक्य स्टाइल में है ये, यानी कि मारू गुर्जरा स्टाइल में है ये, यानी कि सोलंकी स्टाइल या चालुक्य, मारू गुर्जरा या सोलंकी आर्किटेक्चरल पैटर्न में है ये। ओके, ये तीनों एक ही हैं, मैं अभी समझा दूंगा इसके बारे में। तो आज की डेट में, उस समय तो 11th सेंचुरी में, आज तो हम मानते हैं कि जो टेम्पल है ये 11th सेंचुरी में जो टेम्पल स्टार्ट हुआ था उस टेम्पल की बात हो रही है। ओरिजिनली ये 11th सेंचुरी वाला टेम्पल है, बट क्योंकि इसको नुकसान किया गया, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम रूल नीचे की ओर एक्सटेंड हुआ। सबसे पहले तो गजनवी के महमूद ने बहुत से आक्रमण किए हैं गुजरात के इन क्षेत्रों में, जब इस क्षेत्रों में चालुक्य शासक हुआ करते थे। चालुक्य शासक जब हुआ करते थे तो महमूद ऑफ गजनवी ने बहुत से आक्रमण किए हैं गुजरात के क्षेत्रों में। सोमनाथ के मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और मोधेरा के सूर्य मंदिर को भी बहुत सा नुकसान पहुंचाया है। और उस समय में महमूद ऑफ गजनवी को रोकने का काम, उससे मुचायटा लेने का काम यही शासक करते रहे जो कि चालुक्य शासक हैं। ओके, तो ये उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मौजूदा मंदिर अब वहाँ पर खड़ा है वो 15th-17th सेंचुरी के दौरान विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत 11th सेंचुरी के दौरान ही हुई। आज जो मंदिर आप देखते हैं 15th-17th सेंचुरी के स्टाइल में पाया गया है, बट 11th सेंचुरी के दौरान इसकी शुरुआत हुई, वेंडलाइज किया गया होगा तो उसको पुनर्निर्माण किया गया होगा। ओके, सो दैट इज़ अ कंसेप्ट। Major Hindu pilgrimage center in Aravali district of Gujarat, that is Shamla Ji. Shamla Ji temple is dedicated to Vishnu, that is Gadadhar Shamla Ji. Perhaps started in the 11th century in Chalukya style, Maru Gurjara style or Solanki style. Sculpture of Vishnu in the sanctuary is of 7th to 8th century. देखिए, अलग अलग समय की बात। अब वो जो एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी अलग अलग समय की चीज़ें हैं। जो टेम्पल की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, उसकी स्टार्टिंग 11th सेंचुरी के अराउंड की पाई जा रही है। जो आपके सामने अब टेम्पल बनकर के इस समय खड़ा है वो स्टाइल 15 से 17वीं 15 to 17 सेंचुरी का दिख रहा है। लेकिन जब टेम्पल में जाते हैं तो जो गर्भगृह में जो मूर्ति है विष्णु की वो 7th से 8th सेंचुरी की है। वो देखिए टेम्पल गिफ्ट से भी पहले की है, मूर्ति उससे भी पहले की। लेकिन अब इसके बिल्कुल उलट, इसी टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट जो सामने शिव की मूर्ति होगी वो 6th सेंचुरी की है। सो स्मॉल टेम्पल ऑपोजिट हाउसेज अ 6th सेंचुरी स्कल्पचर ऑफ शिवा। मेन टेम्पल के सामने छोटा सा टेम्पल है और उसमें शिव की मूर्ति है और वो 6th सेंचुरी की है। तो देखिए कितना लंबा इतिहास चल रहा है इस क्षेत्र का, शामला जी का। ओके, सो इट इज़ ऑफ 6th सेंचुरी। तो शामला जी के बारे में फिर अब क्या मेन है कि शामला जी वाज ए इम्पॉर्टेंट, So Shamla Ji was an important Hindu center in the 6th century। तो प्रमाणित होता है कि शामला जी 6th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट हिंदू सेंटर था। इट वॉज द होम ऑफ अ स्कल्पचर वर्कशॉप। तो यहाँ पर स्कल्पचर वर्कशॉप हुआ करती थी, स्कल्पचर फैक्ट्री। जैसे आज जालंधर हैंड टूल हब है, लुधियाना भी हैंड टूल हब्स है, साइकिल की इंडस्ट्री भी है। इस तरह से मान लीजिए कि 6th सेंचुरी के समय में एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर वर्कशॉप क्षेत्र हुआ करता था ये शामला जी। स्कल्पचर्स बना करते थे यहाँ पर। इट वॉज फेमस फॉर द स्कल्पचर्स। और अब आ गई वही कहानी जो NCERT में लिखी है कि डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ स्कल्पचर किससे जोड़ करके बताया गया है? शामला जी। ओके, सो शामला जी वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू सेंटर इन द 6th सेंचुरी। इट वॉज द होम ऑफ अ स्कल्पचर वर्कशॉप हुज क्रिएशंस आर फाउंड एज फार अवे एज मुंबई। यहाँ की निर्मित मूर्तियाँ, इस स्टाइल की निर्मित मूर्तियाँ
हमें श्यामला जी गुजरात के क्षेत्र में ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी मिलती है, जैसे कि मुंबई में पारेल रिलीफ। परेल सुना होगा, मुंबई में परेल। मुंबई आपको पता ही है छोटे छोटे 7 आइलैंड से मिलकर के बना है। उन 7 आइलैंड्स में से वन ऑफ द आइलैंड था परेल। तो परेल से हमें खुदाइयों के दौरान एक रिलीफ पैनल मिला है, और वो रिलीफ पैनल को हम परेल रिलीफ कह देते हैं, या फिर हम उसको परेल शिवा भी कह देते हैं। परेल रिलीफ या परेल शिवा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे सप्तमूर्ति भी कहते हैं, सप्त शिवा। तो 7 फॉर्म्स ऑफ शिवा, शिव के 7 प्रकार वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब हम परेल रिलीफ की बात करेंगे। मैंने डाउनलोड तो किया था, कई बारी डाउनलोड की हुई चीज़ें पता नहीं कहाँ की कहाँ ही निकल जाती हैं। हाँ है डाउनलोड तो किया था, वही मैं याद कर रहा हूँ। ये परेल रिलीफ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये 5th से 6th सेंचुरी कॉमन एरा के अराउंड का रिलीफ है। ओके, और इसका स्टाइल जो है वो मैच करता है श्यामला जी स्कल्पचर स्टाइल से। श्यामला जी में केव्स हैं, और उन केव्स से भी हमें जो शिव के स्कल्पचर्स मिले हैं इस तरह के रिलीफ फॉर्म में, त्रिमूर्ति फॉर्म में ही मिला है, लेकिन उसका पैटर्न, उसका स्टाइल इससे मैच करता है। इसलिए हमने परेल रिलीफ को श्यामला जी स्कल्पचर से जोड़ करके देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शिवा, एक शिव सेंटर में है, बाकी उनके आसपास हैं। ओके, ये श्यामला जी रिलीफ है, ये लेट गुप्ता पीरियड का है। सॉरी, ये परेल रिलीफ है, ये लेट गुप्ता पीरियड का है। ये श्यामला जी स्कल्पचर फैक्ट्री से ही बना होगा किसी समय में। ये उसी स्टाइल में पाया जाता है, या वो आर्टिस्ट्स ने यहाँ आकर के बनाया होगा जहाँ से ये मिला है, मतलब इसका स्टाइल, इसका पैटर्न वही पाया जाता है। तो दूर दराज के क्षेत्र में श्यामला जी के बने हुए स्कल्पचरल स्टाइल्स फैले हुए थे, उनके स्कल्पचर्स फैले हुए थे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, इसी तरह से ये परेल रिलीफ हमें मिलता है। तो लेट गुप्ता पीरियड के समय की ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 6th सेंचुरी मैंने बताया भी था, लेट गुप्ता पीरियड 6th सेंचुरी की बात हो रही है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द एंशियंट स्कल्पचर फाउंड एट श्यामला जी इज़ इन ब्लूइश शिस्ट। तो मेजॉरली श्यामला जी में जो हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं एंशियंट, वो शिष्ट पत्थर में ही मिलते हैं, और वो ब्लूइश शिष्ट हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी श्यामला जी के विषय में। अब मैं आपको श्यामला जी में विष्णु टेम्पल भी दिखाना, पहले मैं आपको कुछ और समझा दूं, फिर विष्णु टेम्पल दिखाता हूं ताकि चीज़ें समझ में आए। इतनी कहानी श्यामला जी के विषय में समझ आई। श्यामला जी मेजर हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। Shamla Ji temple is dedicated to Vishnu, that is Gadadhar Shamla Ji, perhaps started in the 11th century in Cholukya style, that is Maru Gurjara style or Solanki style. Sculpture of Vishnu in the century is of 7th to 8th century. Small temple opposite houses a 6th century sculpture of Shiva. Shamla Ji was an important Hindu center in the 6th century. It was the home of a sculpture workshop whose creations are found as far away as Mumbai, that is Parel relief, that is Parel Shiva. ओके, श्यामला जी में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज तो आपने विष्णु टेम्पल की बात की, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं श्यामला जी के पास। श्यामलम जी में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई केव्स भी मिल जाएंगी। ओके, श्यामला जी का जिक्र अशोक समय में भी, यानी कि मौर्यन समय में भी आता है। तो श्यामला जी का वो क्षेत्र जो कि बुद्धिस्ट केव्स के रूप में जाना जाता है, जो कि श्यामला जी के इस मंदिर से जस्ट 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है, ये क्षेत्र पर्टिकुलरली मौर्यन समय से जाना जाने वाला क्षेत्र है। तो इनका जिक्र उस समय से आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। श्यामला जी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, मौर्यन समय से जाने जाने वाली साइट है। यहाँ पर बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई केव्स भी हैं, और समय आगे बढ़ता चला गया, और उसके तहत ही 6th सेंचुरी के अराउंड स्कल्पचर मेकिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया, और ये एक इम्पॉर्टेंट हिंदू स्कल्पचर मेकिंग सेंटर बना। और यहाँ के क्षेत्र में हिंदू गॉड गॉडेसेस, हिंदू डीटी से रिलेटेड बनने वाले स्कल्पचर्स, उनका स्टाइल यही नहीं आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता रहा, यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और अधिकतर इस्तेमाल उस समय के स्कल्पचर्स में शिस्ट स्टोन का ही हुआ है, जो ब्लूइश शिस्ट हुआ करता था। आई बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल पैदा होता है, चालुक्य, मारू गुर्जरा या सोलंकी स्टाइल और आर्किटेक्चर क्या है, ये एक्चुअली में क्या है। सबसे पहली बात तो चालुक्य डायनेस्टी क्या है। देखिए, चालुक्य डायनेस्टी लगभग 940 से 1244 कॉमन एरा तक इस क्षेत्र पे शासन करती रही है। ख़ास तौर पर ये जो गुजरात का क्षेत्र था, ये गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र वेस्टर्न मध्य प्रदेश का भी इनके कंट्रोल में था। तो इसीलिए इनके समय में डेवलप हुआ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भी पाया जा रहा है। और इसलिए इनकी डायनेस्टी के अंडर जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, उसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल्स हम वेस्ट इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं। ये पहली चीज़। ये जो चालुक्य शासक हैं, इनमें भीमदेव वन या भीमा वन बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इसी भीमा वन के समय में 1024-25 के अराउंड महमूद ऑफ गजनवी ने भारत पर उस समय वेस्ट में आक्रमण किए, जिस समय में उसने सोमनाथ के मंदिर को वेंडलाइज़ किया और उसी समय में उसने मोधेरा के सूर्य मंदिर को भी वेंडलाइज़ किया, यानी कि उनको ध्वंस करने का प्रयास किया। ओके, और बाद में ये डायनेस्टी अपने शिखर पर पहुंची क्योंकि इन्होंने जल्दी ही कंट्रोल रीगेन कर लिया। 12th सेंचुरी के अराउंड ये अपने पीक पीरियड पर पहुंचे थे। चालुक्य शासकों के समय में जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट गुजरात के क्षेत्र में हुआ है, अगर गुजरात टूरिज़्म की हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि इसे गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ गुजरात भी माना गया है। यानी कि चालुक्य सोलंकी शासकों के समय में जो आर्ट डेवलपमेंट हुई है वो गुजरात की गोल्डन एज ऑफ आर्ट डेवलपमेंट थी। जैसे भारत में गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट पीरियड गुप्तास को माना जाता है, इसी तरह से गोल्डन एज अगर गुजरात स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ की बात करें तो वो चालुक्य सोलंकी शासकों के समय को माना गया है, ऐसा गुजरात टूरिज़्म मानता है और ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं। तो ये क्षेत्र अपने आप में इन सोलंकी शासकों के प्रभाव से बहुत ही डेवलप हुआ, रिच हुआ और उसी आर्किटेक्चर का हम जिक्र कर रहे हैं। ओके, बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है ये उत्तर भारत का नागर शैली स्टाइल ही है, नॉर्थ इंडिया का ये नागर शैली स्टाइल ही है, लेकिन रीजनल वेरिएशंस के साथ। तो इसमें रीजनल वेरिएशंस आ जाती हैं और वो रीजनल वेरिएशंस की वजह से ही ये नॉर्थ इंडिया का नागर स्टाइल तो है, लेकिन ये उसका एक सब स्टाइल हो गया क्षेत्र के हिसाब से। शिखर के फमसाना शिखर या हम बात यहाँ पर वल्लभी शिखर या हम लतीना शिखर की बात नहीं करते, रेखा प्रसाद शिखर जिसे कहते थे। क्षेत्र के हिसाब से सब स्टाइल आ गया अब नागर शैली का, और वो क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, प्रिडोमिनेंटली गुजरात। और वो जो सब स्टाइल आया उसका कारण है डोमिनेंस किनका, चालुक्य सोलंकी शासकों का। तो है ये नागर शैली ही, उसका सब डिवीजन है एक तरह का वेस्टर्न क्षेत्र का स्टाइल। ओके, जिसे हम नाम दे करके पुकार रहे हैं चालुक्य स्टाइल या सोलंकी स्टाइल, या जिसे मैं चालुक्य सोलंकी स्टाइल कह रहा हूँ, या फिर मारू गुर्जरा स्टाइल। ओके, तो मैंने लिखा भी है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, ओरिजिनेटेड इन गुजरात एंड राजस्थान 11th to 13th सेंचुरी कॉमन एरा। और मंदिर की शुरुआत भी हमने देखी थी 11th सेंचुरी, जो कि इसी स्टाइल से डोमिनेटेड था। सो दिस चालुक्य, मारू गुर्जरा और सोलंकी स्टाइल और आर्किटेक्चर ओरिजिनेटेड इन गुजरात एंड राजस्थान अराउंड 11th to 13th सेंचुरी कॉमन एरा अंडर द चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी एज ए रीजनल स्टाइल इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, तो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में ही एक रीजनल स्टाइल के तौर पर यह विकसित हुआ। लेकिन इसकी फिर एक खासियत है कि ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर भी अंदर विकसित हुआ है रीजनल स्टाइल के रूप में, लेकिन इसका काफ़ी हद तक डोमिनेंस आपको नज़र आएगा जैन मंदिरों में, जैन आर्किटेक्चर में। देखिए, समय कारण ये हो जाता है कि जब ये पूरी रूप में अच्छे से विकसित होने लगा समवेयर अराउंड 1200 ऑनवर्ड्स, तो फिर इस क्षेत्र में शासन मुस्लिम रूलर्स का होने लग जाएगा, उनका टाइम एक्सटेंड होने लग जाएगा, मतलब उनकी पावर एक्सटेंड होने लग जाएगी, क्योंकि महमूद ऑफ गजनवी तो आक्रमण करके चला गया है और डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद घोरी के आक्रमण भारत में होने लग जाएंगे और फिर तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उनसे हार जाएंगे और ऐसे में मोहम्मद घोरी का शासन भारत में हो जाएगा और वो अपने जर्नैल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ जाएगा। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 के बाद यहाँ पर अपनी सत्ता मजबूत करने लगेगा और फिर समवेयर अराउंड 1200 वो दिल्ली पर काबिज होने के प्रयास करेगा। और 1206 के बाद से फिर उसका जवाई इल्तुतमिश, या जिसे हम इल्तुतमिश कहते हैं, उसके शासन में दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ जाएगी।
तो ये 1200 के अराउंड का समय ये दिल्ली सल्तनत का समय जोड़ करके देखा जाता है। और उसके बाद फिर ये रूलर नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे, खासतौर पर खिलजी डायनेस्टी के समय में अलाउद्दीन खिलजी बड़ी तेज़ी से दक्षिण की ओर आएगा, खासतौर गुजरात के इन क्षेत्रों की ओर। तो उस समय में इन क्षेत्रों में फिर से इन आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट्स पे रोक लगेगी। आर्किटेक्ट को वेंडलाइज भी किया जाएगा, इन मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जाएगा, नुकसान। तो पहले गजनवी के समय में, बाद में सल्तनत काल के अंदर स्पेसिफिकली खिलजियों के समय में फिर से इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉस्ट हो जाएगा 1200 के ऑनवर्ड, यानी कि 13th सेंचुरी के मिड में ये आर्किटेक्चर यहाँ पे फिर फर्दर डेवलप हिंदू सेगमेंट में नहीं हो पाएगा, हिंदू टेम्पल की फील्ड में नहीं हो पाएगा। ये वापस से यहाँ पर आएगा, फिर से स्थापित होगा 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, फिर से होगा 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब उत्तर से फिर उत्तर से सल्तनत काल जाता रहेगा और मुग़ल काल स्थापित होता रहेगा। तो तब इसका फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। लेकिन इस सारे समय के दौरान जैनिज़्म में इस क्षेत्र के अंदर ये आर्किटेक्चरल स्टाइल सपोर्ट होता रहा और भारत के बाकी क्षेत्रों में भी जैनिज़्म के वाया, और आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड भर में जैनिज़्म के वाया बहुत से ऐसे टेम्पल्स विकसित किए गए हैं जिसमें चालुक्य, सोलंकी या फिर मारू गुर्जरा स्टाइल मिलता है। इसका डोमिनेंस सिर्फ भारत भर में ही नहीं है, जैन धर्म से संबंधित दक्षिण के क्षेत्रों में उनके आर्किटेक्चरल प्लान्स में और वर्ल्ड लेवल पर बनाए गए टेम्पल्स में, चाहे वो बेल्जियम में बनाया गया हो या किन्हीं भी और क्षेत्रों में, आपको ये स्टाइल का डोमिनेंस मिल जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है। आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आप फंसे ना वहाँ पर। इसका विकास तो हुआ एक हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में ही, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा कि ये ज़्यादातर अपनाया गया जैन आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, so that Chalukya Solanki style or architecture originated in Gujarat and Rajasthan around 11th to 13th century Common Era under the Chalukya Solanki dynasty as a regional style in Hindu temple architecture, but it became especially popular in Jain temples. Okay, Jain temples. इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके नाम पर आ जाते हैं कि ये नाम इसके क्यों, मारू गुर्जना नाम क्यों रखा गया है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है दो क्षेत्रों से। एक तो राजस्थान को हम कौन सा कहते थे, मरुदेश, मरुस्थली, मरुदेश, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, मिट्टी में, ज़मीन में उतनी उर्वरता नहीं रहती है, तो इसलिए नाम उसका ये रहा करता था पहले। और गुजरात का पहला नाम क्या हुआ करता था, गुर्जरत्ता, यानी कि गुर्जराष्ट्र, गुर्जरात्र, तो गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रा, गुर्जर राष्ट्र, तो गुर्जर शब्द यहाँ से आता है। गुजरात का पहले का नाम उसके लिए गुर्जर, और राजस्थान का पहले का नाम उसके लिए मरु, तो मारू गुर्जरा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि राजस्थान के मारवाड़ का महामारू आर्किटेक्चरल स्टाइल और गुजरात का गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये मारू गुर्जरा स्टाइल आता है। इसे आप गुजरात राजस्थान स्टाइल भी कह सकते हैं। इसका विकास क्योंकि चालुक्य शासकों के अंदर हुआ, तो इसलिए हम इसे चालुक्य स्टाइल भी कह लेते हैं। और ये चालुक्य शासक किस डायनेस्टी के थे, ये सोलंकी राजपूत थे। कौन थे ये, सोलंकी राजपूत। तो राजपूतों का सोलंकी ब्रांच था ये। ओके, बहुत से राजपूत हुए, शाकंबरी के चाहमान हुए, परमार हुए, कई हुए, ये सोलंकी थे, तो सोलंकी राजपूत। तो ये सोलंकी स्टाइल भी है। तो चालुक्य स्टाइल, सोलंकी स्टाइल, मारू गुर्जरा स्टाइल, ये सब नाम इसके आते हैं। ये इस क्षेत्र का है। ओके, मारू गुर्जरा स्टाइल इसे रिसेंट समय में दिया गया नाम 20th सेंचुरी के अराउंड का है। जैन आर्किटेक्चरल सिस्टम में जब आप जाएंगे, वो इसे आज दिन तक सोलंकी स्टाइल कह के ही पुकारते हैं। और अमूमन इतिहासकार इसे 20th सेंचुरी, मिस्टर मधुसूदन है, उनके द्वारा नाम दे दिया गया मरू गुर्जरा स्टाइल, लेकिन उसके पहले तक सभी इतिहासकार इसे चालुक्य स्टाइल कहते थे। लेकिन जैनिज़्म में पर्टिकुलरली इसे हमेशा से सोलंकी स्टाइल ही कहा गया है और आज भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम का अलग अलग तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में यूज़ है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। क्यों ये स्टाइल उत्तर भारत की नागर शैली के अंदर होते हुए भी एक सब स्टाइल के रूप में जाना जाता है, क्या खासियत है इस स्टाइल की, ये बड़ी बात है। तो इसके कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स होंगे, उन डिस्टिंग्विश्ड फीचर को समझ लीजिए, आपको मोधेरा का सूर्य मंदिर समझ में आ जाएगा। मोधेरा यानी कि गुजरात में महसाना। ओके, अच्छा, एक फैक्ट और याद आ गया मुझे, ये जो चालुक्य शासक या सोलंकी शासक थे, इनकी गुजरात में राजधानी अनिलवाड़ा थी, यानी कि आज के दिन पाटन चले जाएं, यानी कि अनिलवाड़ा, वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम
उस इनके स्टाइल को समझते हैं। क्या है ये, मरु गुर्जरा या चालुक्य या सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है क्या एक्चुअली में, क्या डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं इसके, अभी समझ में आएंगे। जो पहले लिखा है पहले वो देखिए, फिर मैं फोटोज़ के वाया दिखाऊंगा। देखिए ऑन द एक्सटीरियर बाहर जो मंदिर है, मंदिर की जो दीवार है उसकी बात होने जा रही है। ऑन द एक्सटीरियर द स्टाइल इज डिस्टिंग्विश्ड दैट द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स हैव बीन structured by increasing number of projections and recessions. Okay, so increasing number of projections and recessions. तो जो वॉल है मंदिर की, वो मंदिर को आप एक तरह से स्ट्रक्चर्ड कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर्ड। किसके तहत, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस एंड रिसेशंस। ओके, तो ये कहने की कोशिश की गई है। सो ऑन द एक्सटीरियर द स्टाइल इज डिस्टिंग्विश्ड, नागर शैली से थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड है, किस वजह से, दैट द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड बाय इंक्रीजिंग